नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एडू कैरियर में। और जैसा कि आपको पता ही है कि 12th और 10th की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो जल्दी ही शुरुआत उनकी होने वाली है। हालांकि पहले जो 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां थी वो 3 मार्च से शुरू होनी थी, और अभी 2 दिन पहले इसके बारे में एक नई घोषणा की गई है कि अब ये मार्च में लगभग 24 मार्च से इन परीक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। तो फिलहाल हम इस बात पर ना जा कर के हमारी बात को शुरू करना चाहेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि हम जिस बिंदु को लेकर के बात करना चाह रहे हैं उस बिंदु पर बात की जाए, सीधे टू द पॉइंट आकर के मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप ये टॉपिक जो मैं आपका शुरू करने जा रहा हूँ ख़ास तौर से 12th क्लास को लेकर के है, और 12th क्लास की हिंदी के विषय में ये टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो मेरी नज़र में इसकी काफ़ी मांग थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचा। तो इस टॉपिक को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें अपना जो 100% है वो दे पाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें आप अच्छी तरह से सफल हो पाएँ। लेकिन शुरुआत में एक छोटी सी उम्मीद भी मैं आपसे रखूँगा कि अगर मेरी की हुई मेहनत आपके लिए कामयाब हो तो ऐसे में आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आपके एक सब्सक्राइब की उम्मीद मैं ज़रूर रखूँगा इस मामले में कि अगर आपको मेरी मेहनत पर विश्वास हो, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, आपको समझ में आता है, तो आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज हम अपने इस क्लास को, जिसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो सबसे पहली चीज़ मैं जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ वो आपके ग्रामर से जुड़ा हुआ एक पोर्शन है जिसमें आप आलेख और फीचर के बारे में देखते हैं। तो ये जो आलेख और फीचर है उसकी परिभाषाएं वगैरह ये चीज़ें तो हमसे खास तौर पर पूछी नहीं जाती हैं। परीक्षा में यही होता है कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, आपको कोई एक बिंदु दे दिया जाएगा जिस पर आपको अपने फीचर और आलेख को लिखने के लिए कहा जाएगा। इससे पहले जो परीक्षाएं होती थी उनमें एक टॉपिक और होता था जिसका नाम था रिपोर्ट। तो आलेख, फीचर और रिपोर्ट ये 3 चीज़ें आपके लिए लागू होती थी, जिसमें ये रिपोर्ट को अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। तो इस तरह से आपको केवल आलेख और फीचर जो है उस आलेख और फीचर पे ही फ़िलहाल ध्यान देना है। और ये जो दोनों टॉपिक है आलेख और फीचर, इनमें जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, परिभाषाएं वगैरह हैं, उन पर गौर करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो सीधे अगर हम आलेख और फीचर की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही आती है कि आखिर आलेख होता क्या है और फीचर क्या होता है। तो देखो इसमें आपकी जो वैसे तो मुझे ऑनलाइन कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जो संजीव पास बुक्स तैयार की गई हैं वो ठीक इसी तरह से तैयार की गई हैं। तो उसी में एक टॉपिक है प्रामाणिकता, यानी आलेख और फीचर को लेकर के जो सबसे बड़ा अंतर है वो है प्रामाणिकता का ही अंतर। और प्रामाणिकता का मतलब कि जो आलेख आप लिखेंगे उसमें प्रामाणिक आंकड़ों और तथ्यों का समावेश किया जाएगा, जबकि जो फीचर होगा उसमें कल्पनाओं और भावनाओं के विषय में विवेचन किया हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो आप जो निबंध लिखते हैं उस ही निबंध का एक छोटा रूप अगर हम मान लें तो वो छोटा रूप क्या है, वही छोटा रूप आलेख और फीचर है। यानी जिस निबंध को हम लिखते आए हैं बचपन से अभी तक, जिसमें हम कई सारे टॉपिक्स बिंदु बना देते हैं, जैसे उसमें प्रस्तावना होती है, जैसे उसमें उस विषय से जुड़े हुए कुछ बिंदु होते हैं, जैसे उसमें अंत में उपसंहार होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये प्रस्तावना, उपसंहार, ये सारी चीज़ें ना हो करके उसको सीधे शब्दों में लिख देना ही आलेख और फीचर है। तो कुल मिलाकर के सीधा सा इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप निबंध में जो प्रस्तावना लिखते हैं उसके कुछ 1-2 बिंदु बनाते हैं और अंत में जो उपसंहार लिखते हैं उन सभी का समावेश, उन सभी की समरी क्या है, उन सभी की समरी ही आलेख और फीचर है। तो अब इस आलेख और फीचर में जो पहला पॉइंट कहा गया है यहाँ पर, हालांकि हमें पॉइंट में जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो बता दिया गया उससे समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो आलेख में बताया गया सबसे पहला पॉइंट है प्रामाणिकता। मतलब इसके कितने प्रूफ हैं, इसके कितने एविडेंस हैं, या फिर इसको लेकर के कितने ऐसे आंकड़े हैं
तथ्य और आंकड़े का मतलब है कि आपके पास जो डाटा है इस चीज़ को लेकर के, यानी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको आलेख या फीचर लिखने को कहा जाए तो जिस वक्त आप आलेख लिख रहे हैं उसमें उससे संबंधित आंकड़ों का जिक्र या उससे संबंधित घटनाओं का जिक्र आप ज़रूर कर सकते हैं, ये आलेख होता है। अब घटनाओं का या आंकड़ों का जिक्र किस तरह से कर सकते हैं वो भी अभी अब आगे हम एक उदाहरण देख करके समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप केवल इतना समझिए कि अगर आप किसी विषय पर आलेख लिख रहे हैं तो उसमें प्रामाणिक आंकड़े और तथ्यों का समावेश किया जाता है। और प्रामाणिक आंकड़े और तथ्यों का मतलब ये नहीं है कि कितने लोग मरे तो आपको फिगर याद होना चाहिए कि 240 लोग ही मरे होंगे, या फिर आज तक अगर जैसे मान लो अगर बालिका शिक्षा के बारे में अगर कोई टॉपिक आपको दिया हुआ आ जाए कि इस पर आपको एक आलेख तैयार करना है, तो ये जो बालिका शिक्षा को लेकर के आप जो टॉपिक तैयार करेंगे इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको ये ध्यान रखना हो कि हमारे यहाँ लिंगानुपात कितना है, जैसे 1000 पुरुषों की तुलना में अगर 940 महिलाएं 942 महिलाएं तो हमको ये आंकड़ा तैयार करना है। नहीं, इस आंकड़े और तथ्य जो है इनको तैयार करना, इनका समावेश करने से मतलब ये है कि आप अधिकता, बहुलता, ज़्यादातर, कमतर, कम से कम इस तरह के शब्दों का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और फीचर जो होता है ये फीचर केवल कल्पनाओं और भावनाओं से विवेचित रहता है। अब कल्पनाएं और भावनाओं से विवेचित होने का मतलब जैसे आपको मान लीजिए कि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के किसी फीचर को लिखने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर आपके जो मस्तिष्क के विचार ना होकर के आपके मन के जो विचार हैं उन मन के विचारों को लिखना ही क्या कहलाएगा, फीचर कहलाएगा। ठीक ऐसे इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वह है उसकी गंभीरता। गंभीरता का मतलब, गंभीरता से मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ लिखने जा रहे हैं उसमें आलेख में लेखक को उपलब्ध तथा प्राप्त आधार सामग्री पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना पड़ता है कि जो कुछ लेखक ने पढ़ा, लेखक मतलब आप जब एक आलेख की रचना कर रहे हैं तो उसमें जो आधार सामग्री है, आधार सामग्री का मतलब जितना डेटा आपने कलेक्ट किया कि आपने अखबार वगैरह में उस टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ रखा है, किसी चैप्टर में उसके बारे में कुछ पढ़ रखा है, या न्यूज़ चैनल जब चला करके देखते हो तो उसके बारे में कुछ लोगों की बहस सुनते हो। ठीक ऐसे उसकी गंभीरतापूर्वक उसको ध्यान देना कि वो जो मुद्दा आपको दिया गया, वो जो टॉपिक आपको दिया गया वो केवल हवा में की गई बात है या वास्तव में उस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिल भी रही हैं। तो इसकी गंभीरता और चिंतन मनन बहुत ज़रूरी है। फिर इसके विपरीत फीचर में मनोरंजकता और हास परिहास का पुट दिखाई देता है, यानी जितने भी गहन मुद्दे हैं, जितने भी सीरियस जो टॉपिक हैं उन पर लिखा जाने वाले जो उसका लेख होगा उसको क्या कहा जाएगा, आलेख। और जितने भी हास्यास्पद जो बिंदु हैं उन पर लिखे गए लेख को क्या कहा गया, फीचर। अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इस सब पर विचार करने के बजाय मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगा जिसमें भ्रष्टाचार, मोबाइल फ़ोन और खाद्य पदार्थों में मिलावट एक चुनौती, ये आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है जिसमें भ्रष्टाचार और मोबाइल फ़ोन ये दो तरह के टॉपिक आपको दिए गए और इन पर आलेख लिखने को कहा गया है। तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार वाले टॉपिक पर ही बात कर लेते हैं जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर के एक आलेख तैयार करने के लिए कहा गया। अब जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि आलेख जो होता है वो तथ्यों और आंकड़ों का समावेश होता है, यानी आज तक हमने जितना पढ़ा उसके आधार पर हम जो आंकड़े अभी तक देखते आए हैं, जैसे अभी मैंने कहा ना कि लिंगानुपात 1000 लोगों की तुलना में अगर 942 या 842 अगर महिलाएं हैं तो उस कंडीशन में हमारे देश की स्थिति लिंगानुपात को लेकर के कैसी है। तो उस आधार पर यानी ये जो तैयार किया गया आंकड़ा या तथ्य है इसके आधार पर आपने क्या विचार बनाया वो आलेख कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है भ्रष्टाचार को लेकर के कि सत्य, प्रेम, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, अक्रोध, विनय, दया, अस्तेय आदि गुणों की उपेक्षा करना या इनके विरोधी दुर्गुणों को अपनाना ही आचरण से भ्रष्ट होना अर्थात भ्रष्टाचार है। तो सबसे पहली चीज़ तो भ्रष्टाचार के विषय में बता दिया। अब ये जो पहली लाइन अभी हमने पढ़ी ये क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो निबंध की प्रस्तावना है। निबंध में भी तो हम ऐसा तो करते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के अगर प्रस्तावना लिखनी है तो हम पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे पहले पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, उसके विषय में 2-4 लाइनें हम प्रस्तावना में लिख देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भ्रष्टाचार क्या है उसके विषय में एक छोटी सी
हेडिंग, ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर पहली लाइन में दे दिया गया। फिर इसी में अगर हम आगे बात करें कि भारतीय जनजीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, उन तथ्यों और आंकड़ों का समावेश है। कारण भ्रष्टाचार को लेकर के आज तक जो प्रभाव नज़र आया है भारतीय समाज में, भारतीय जनजीवन में, उसके आधार पर यह बात कह दी गई कि उसका दुष्प्रभाव दिखाई देता है, यानी उसके बुरे परिणाम हमारे सामने आते हैं। पाश्चात्य ढंग से जीवन यापन की प्रवृत्ति अथवा भौतिकतावादी प्रवृत्ति के कारण हर गलत सही तरीके के धनार्जन की ललक बढ़ रही है, यानी उस भ्रष्टाचार का परिणाम क्या निकल कर सामने आ रहा है। तो अब जो लाइन हमने पढ़ी वो क्या हो सकता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के मैंने कहा कि प्रस्तावना की शुरुआत की 2 लाइनें हमने यहाँ पर लिख दी। फिर ऐसे अगर हम लिखना चाहें कि प्रदूषण होता कितने प्रकार का है, ठीक, तो उस प्रदूषण के नुकसान या उस प्रदूषण के प्रकार अगर हम कह लें तो ठीक वैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बता दिया कि पाश्चात्य ढंग से, यानी हम जितनी ज़्यादा लालसा की तरफ भागेंगे, हम जितनी ज़्यादा सुख सुविधाओं की इच्छा रखेंगे, उस तरह के जीवन को जीने की प्रवृत्ति इच्छा के कारण, भौतिकतावादी प्रवृत्ति के कारण, वो उस तरह की इच्छा है कि हम ज़्यादा सुख सुविधाएं चाह रहे हैं, कारण हर गलत सही तरीके से धनार्जन, धन कमाना, यही क्या है, हमारे मन में बढ़ गया है। और राजनीति को भ्रष्टाचार का संरक्षक कहा जा सकता है क्योंकि इसकी सहायता से सारा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचारी बन गया है। अब यहाँ पर जो लाइन दी गई है वो उसका एक परिणाम या उसका प्रभाव हम मान सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, दलाली तथा धोखाधड़ी आदि इसी कारण बढ़ रहे हैं। आज खुलेआम सारे कपटाचरण चल रहे हैं। नैतिक और मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक आदर्शों एवं जातीय चरित्रों को तिलांजलि दी जा रही है क्योंकि भ्रष्टाचार ने इन सभी को दबा दिया है। किन सबको? इन सारे सांस्कृतिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को, आदर्शों को दबा दिया है। भ्रष्टाचार में भारत में भ्रष्टाचार का कलंक इतना गहरा हो गया है कि इसे कौन मिटाए, कौन भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को रोके, अब तो ऊपर वाले पर ही भरोसा रह गया। ये जो लास्ट की 2 लाइनें आई वो एक निबंध का उपसंहार हो सकता है। यानी जैसे हम उपसंहार में क्या करते हैं, उस पूरे निबंध की समरी लिख करके और उसके बाद में ये डिटेल देना चाहते हैं कि हमने जो निबंध में लिखा उसमें से कितना काम का है, कितना फालतू है, या उस पर किस तरह से विचार किया जा सकता है। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी किया गया। तो कुल मिलाकर के इस पहले उदाहरण को देख करके शायद आपके मन में ये समझ में आ गया होगा कि एक निबंध को कम शब्दों में लिख देना, 8-10 लाइनों में लिख देना ही क्या है, आलेख है। और दूसरी बात, आपने जो तथ्य और आंकड़े जुटाए उनके आधार पर आपके मन में जो विचार बने, आपके दिमाग में जो विचार बने, उनके आधार पर आपने किसकी रचना की, एक आलेख की रचना की। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। अब ऐसे निबंध आपने 10th में बहुत लिखे होंगे, 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। तो उसी का एक छोटा रूप यहाँ पर हमको देखने को मिला जिसको हमने क्या कह दिया, आलेख। तो भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को 2 पक्ष सर्वमान्य है, एक लाभ, उपयोगिता या वरदान पक्ष तथा दूसरा हानि, दुरुपयोग और अभिशाप। मोबाइल फ़ोन के भी ये 2 पक्ष हैं। मोबाइल छोटा सा यंत्र है और ये व्यापार, व्यवसाय, कुशल समाचार, सूचना आदान प्रदान के साथ ही मनोरंजन का भी उपयोगी साधन है। अब तो स्मार्टफोन से अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इन सब कारणों से मोबाइल फ़ोन अतीव लाभदायक है, परंतु वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मोबाइल फ़ोनों से बात करते समय रेडियो किरणें निकलती हैं जो हृदय, मस्तिष्क आदि पर पूरा प्रभाव डालती हैं। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, उस तथ्य और आंकड़े के आधार पर जुटाई गई जानकारी कि आंकड़ों से ही तो हमको पता चलता है, या उन तथ्यों से, तथ्य मतलब जो अखबार वगैरह में हम देखते हैं उनसे ही तो हमको पता चलता है कि मोबाइल का दुष्प्रभाव कितना है। तो यहाँ पर जो बात बताई गई, हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं, लेकिन हमको उन्हीं चीज़ों से पता चला ना कि इसकी रेडियो विकिरण निकलती हैं जिससे मस्तिष्क और हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रवण शक्ति कमज़ोर होती है। मोबाइल फ़ोन से सामाजिक अपराध भी बढ़े हैं। गेमिंग, चैटिंग का रोग भी लग रहा है। इससे अपव्यय भी बढ़ रहा है। किशोरों में अनेक दुर्गुण पनप रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाएं जैसे कई लोग गेम वगैरह की लत में पड़ करके आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं। इस दृष्टि से मोबाइल को अभिशाप माना जा रहा है। अब यहाँ पर शुरुआत में जो टॉपिक आपको दिया गया वो टॉपिक तो क्या था कि वरदान है या अभिशाप, लेकिन आपके पास जितने तथ्य थे, जितने आंकड़े आपने
जुटाए, जितना आपने अभी तक मोबाइल के बारे में पढ़ रखा है उसमें उसकी सुविधाएं और असुविधाएं या उसके दुर्गुण दोनों चीज़ें बताई गई है, तो अंततः उसमें क्या मान लिया गया कि ये आपके लिए क्या हो गया, एक तरह का अभिशाप, क्योंकि उसका पॉजिटिव यूज़ ज़्यादा ना हो करके उसका नेगेटिव यूज़ या नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। तो ठीक ऐसे ही शुरुआत में जो हमने बात की थी आलेख और फीचर में अंतर की, वहाँ पर जो बात बताई गई कि आलेख जो है वो आंकड़ों और तथ्यों का समावेश है। आलेख जो है उसमें प्राप्त आधार सामग्री पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे हमने मोबाइल फ़ोन और भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा, उसमें गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की ही बात थी कि हमारे पास जो आंकड़े थे उस पर हमने अपने विचार से भी कुछ सोचा है या नहीं। बौद्धिकता यानी आलेख जो है उसका संबंध मस्तिष्क से होता है, कि ऐसा तो नहीं ना कि आपने अखबारों में जो कुछ उसके बारे में पढ़ा तो अगर अखबारों में गलत ही गलत आ रहा तो आपने केवल गलत लिख दिया हो, यानी उसका केवल नेगेटिव इम्पैक्ट ही आपने वहाँ पर दर्शाया हो, आपने उसका पॉजिटिव या उसके बारे में सही और गलत दोनों तरह की राय आपने रखी। फिर ऐसे ही बहुआयामी आलेख बहुआयामी गंभीर और उच्च लेखन होता है, क्योंकि जो रिपोर्ट वगैरह लिखने वाले लोग होते हैं, जो पत्रकार वगैरह होते हैं, उनके द्वारा तैयार किया जाता है आलेख। ठीक ऐसे ही व्यापकता फीचर अनेक प्रकार विषयानुसार हो सकते हैं, वह मनोरंजक मनोविनोदी भी हो सकते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले। और सामाजिकता में आलेख और फीचर की प्रस्तुति समाचारों से भिन्न होती है। देखो अब यहाँ पर बात आ रही है ना कि आलेख और फीचर की प्रस्तुति समाचारों से भिन्न होती है। ये दोनों समाजजीवी भी हैं और परस्पर विरोधी भी, यानी जो आलेख और फीचर हैं वो समाज को ध्यान में रख कर के भी लिखे जाते हैं और उसके खिलाफ भी। आलेख में निर्व्यक्तिकता की प्रधानता रहती है, उसमें सामाजिकता का दृष्टिकोण प्रमुख रूप से रहता है। यानी जो आप आलेख लिख रहे हैं उसमें ज़्यादातर बिंदु किस तरह के आएंगे, उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स जो आपको दिए जाएंगे वो किस तरह के दिए जाएंगे, जिनमें सामाजिक सरोकार हो, जिनकी वजह से समाज पर किसी तरह का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा हो। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट एक चुनौती, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप और भ्रष्टाचार, ये तीनों सामाजिक मुद्दे हैं। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें फ़ीचर के बारे में जो बात की गई वो फ़ीचर भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जहाँ पर जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विकासशील देश, राष्ट्रीय पुरस्कारों में राजनीति, इस तरह के बिंदु आपको दिए गए हैं। अब जो बात हमने पीछे देखी कि तथ्य और आंकड़ों पर आधारित तो क्या होता है आलेख, और हास्य विनोद वाली जो बातें होती हैं, यानी कुल मिलाकर के वहाँ पर आलेख में आपको भारी शब्दों को यूज करना था। हिंदी के जो भारी शब्द होते हैं उनका यूज आपने वहाँ पर किया, और यहाँ पर सीधे शब्दों में जो बात बतानी चाहिए वो बता दी गई। जैसे जंक फूड के बारे में यहाँ पर जो बताया हुआ है उसके बारे में पहली चीज़ तो घुसपैठ, घुसपैठ जो शब्द होता है वो हिंदी में कोई ज़बरदस्ती घुस रहा हो किसी के घर में उसको कहा जाता है। जैसे आतंकवादी घुसपैठ करते हैं तो उस जगह पर घुसपैठ क्यों कहा गया, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिलती लेकिन वो ज़बरदस्ती भारत में घुस जाते हैं तो उसको घुसपैठ कहा गया। ठीक वैसे ही जंक फूड के साथ इस तरह के शब्द का यूज किया गया, इसका मतलब यहाँ पर हास्य विनोद की रचना की गई, मजाक में आपको कोई बात समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप व्यंग्य समझते हैं, व्यंग्य का मतलब कि हंसी हंसी में कोई बात बता दी जाए, बात को सीधे तरीके से न कह करके टेढ़े तरीके से कहा जाए और फिर भी आप उस बात को समझ जाएं। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, वर्तमान भौतिकवादी यांत्रिक जीवन में अनेक कुप्रचलन बढ़ रहे हैं। जंक फूड भी ऐसा ही गलत चलन है। जंक अर्थात अनुपयोगी वस्तु, स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद, उसे ही भोज्य पदार्थ के रूप में अपनाना कहाँ तक ठीक है, परंतु डिब्बाबंद तैयार भोज्य पदार्थों, रसदार चीज़ों के साथ ही पिज़्ज़ा बर्गर आदि नए मिलावटी उत्पादों का बाजार निरंतर फैल रहा है। बाज़ारों में तरह तरह के पैक्ड खाद्य पदार्थों की खपत निरंतर बढ़ रही है। इस तरह जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ से आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जंक फूड से लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है। घर की तरह बाहर का भोजन साफ स्वच्छ नहीं होता, वह गड़ी सड़ी सब्जियों से बनाया जाता है, उसे खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के सारी लाइनें जो लिखी गई वो सारी लाइनें साधारण शब्दों में लिखी गई हैं। पहली चीज़ कि आपको जिस तरह से आधे इंग्लिश के शब्द आधे हिंदी के शब्द इस तरह से, अब जैसे जंक फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर है, या फिर कोलेस्ट्रॉल है, या फिर ये जो जंक फूड ही एक जो शब्द दिया गया वो खुद भी, ये सारी चीज़ें, या फिर यहाँ पर जो पैक्ड लिखा गया वो भी, कुल मिलाकर के सारे जो शब्द हैं वो किस तरह के हैं, साधारण शब्द हैं। हिंदी में
इनकी जगह पर हिंदी में क्या शब्द आ सकते थे, पहली चीज़ उसका यूज नहीं किया गया। दूसरा, उसमें आंकड़ों के आधार पर कोई बात नहीं बताई गई कि इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतने लोग नहीं पड़ रहे हैं। और तीसरी बात, वहाँ पर जो लिखा गया बौद्धिकता, कि आप बुद्धि का प्रयोग किए बिना केवल सीधे सीधे अपने विचार लिखते जा रहे हैं जो आपके मन में आ रहा है। ठीक ऐसे ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर विकासशील देश की जो तेल की मात्रा लगातार बढ़ती तेल का मूल्य जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उस मूल्य के आधार पर विकासशील देशों की क्या स्थिति है, तो उसके बारे में भी। विश्व के तेल उत्पादक देश आर्थिक जगत में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कच्चे तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कच्चे तेल की कीमतें निरंतर बढ़ा रहे हैं। इससे कच्चा तेल आयात करने वाले विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। उन देशों में महंगाई बढ़ रही है, घाटे की अर्थव्यवस्था चल रही है और विकास दर नहीं बढ़ रही है। विश्व बैंक तथा विकसित देशों से ऋण लेकर वे अपना काम चला रहे हैं। सारे देश भारत में भी कच्चे तेल व बढ़ती कीमतों से बुरा असर पड़ रहा है। देश में महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण भी यही है। कच्चे तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो सरकार को पेट्रोलियम और डीजल पर करों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे राजस्व का नुकसान हो सकता है। अतः राजकोषीय संतुलन बिगड़ सकता है और मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो सकती है। मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। तो अब यहाँ पर जो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के विकासशील देशों के बारे में बात की गई, ये टॉपिक अब आपके मन में विचार यही आ रहा होगा कि इसमें आलेख और फीचर में अंतर कहाँ हुआ। वहाँ पर भी हमने इसी तरह की बात की और यहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर ऐसे मुद्दों को ज़्यादा उठाया जाता है जिससे समाज पर बुरा असर पड़ रहा हो। और दूसरी बात, वहाँ शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया हुआ है। शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया हुआ है। और तीसरी बात कि वहाँ पर जो आलेख लिखा गया उसमें आंकड़े और तथ्य के आधार पर बात की गई कि आंकड़े और तथ्यों को अगर आप उनका जिक्र करना चाहें तो बेशक आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आलेख और फीचर जो है उसमें सबसे बड़ा अंतर या सबसे बड़ी समानता देख लो। सबसे पहले आप समानता अगर आप देखोगे आलेख और फीचर की, तो सबसे प्रमुख समानता तो क्या है कि निबंध का ही वो दोनों ही छोटा रूप हैं। ठीक, रही बात आलेख और फीचर की, तो उनमें कोई खास फ़र्क ना होकर के केवल इतना सा फ़र्क सबसे बढ़िया नज़र आता है कि आलेख जब आप लिख रहे हैं तो उसमें शब्दों का सामंजस्य बेहतर होना चाहिए और समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दे वहाँ ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब जब आप पेपर देंगे तो पेपर में आपको ये तो कहा नहीं जाएगा कि इनमें से कौन से बिंदु पर आलेख लिखा जा सकता है, कौन से पर फीचर लिखा जा सकता है, आप तय कीजिए। आपको तो सीधा सा प्रश्न दिया हुआ रहेगा और आप वहाँ पर फीचर और आलेख लिखेंगे। तो वहाँ आप केवल इतना सा ध्यान में रखना कि जब आप फीचर की रचना कर रहे हैं तब आप हिंदी और इंग्लिश के शब्दों को मिक्स करके लिख दें। हिंदी और अंग्रेजी के जो शब्द हैं, यानी जैसे कई जगह पर आपको अंग्रेजी के शब्द आम बोलचाल में आ जाते हैं, आपको उनका हिंदी वर्जन नहीं पता, तो आप उनको मिक्स करके लिख सकते हैं। लेकिन जब आप एक आलेख की रचना कर रहे हैं तो उस पर उसकी वजह से समाज पर पड़ने वाला अच्छा और बुरा दोनों तरह का परिणाम आप वहाँ पर जिक्र उसका करेंगे। बाकी मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि इन दोनों में ही, आलेख हो चाहे फीचर हो, इन दोनों में ही मिला जुला रूप होता है किसका, निबंध का। और दोनों ही लगभग एक जैसे ही हैं। बस आपको फ़र्क इतना सा ध्यान इतना सा रखना है कि आप एक उस पर निबंध लिखना चाहें तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, बस उसी का 8 से 10 लाइनों में आपको चेंज करके फीचर और आलेख लिख देना है। ख़त्म। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। जो चीज़ मैंने आपको समझानी चाही वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपके बाकी के टॉपिक्स के लिए वीडियो बनाऊं या नहीं। क्योंकि देखिए, हमारी मेहनत और कुछ नहीं है, हमारा मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट करते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलने से ही हमें पता चलता है कि आप लोगों को किस तरह का टॉपिक पसंद आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे, इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला
तो मैं आपके बाकी टॉपिक्स के लिए भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करूँगा। हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में ही मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवा दूँ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगेगा, है ना। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।